नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइप टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। एलएसी पर चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिमी की हॉवित्जर तोप तैनात करने शुरू कर दिए हैं। बोबोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है और अब हॉवित्जर तोप भी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। चीन ने छोटी से छोटी गलती भी की तो उसे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को जान का खतरा है, यह दावा कंगना की मां आशा रनौत ने किया है। कंगना की मां आशा रनौत ने उद्धव सरकार पर हमला बोला और कहा है कि यह डरपोक और कायर शिवसेना है। इसके साथ ही आशा रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा देने पर शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने कल ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा था कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है। रिलायंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान करीब 3 महीने के भीतर रिलायंस ने अपनी सहयोगी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए दुनिया के 13 निवेशकों से करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए का निवेश हासिल किया है। वहीं अब रिलायंस रिटेल में भी कंपनियां दिलचस्पी दिखाने लगी हैं। रिलायंस रिटेल में अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 7,500 करोड़ निवेश का ऐलान किया है। इन खबरों के बीच अब रिलायंस 200 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। वायरस संकट के दौर में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। नोएडा में पिछले 284 दिनों में 200 लोगों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान दे दी है। जून के महीने से सबसे ज्यादा खुदकुशी की घटनाएं सामने आई। नोएडा में मई, जून और जुलाई के महीने में औसतन रोजाना खुदकुशी की घटनाएं सामने आई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। पाकिस्तान की ओर से आज शुक्रवार सुबह सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोटे सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। देश में वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। यहाँ महामारी रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही महामारी मामलों का कुल आंकड़ा 45,62,414 के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 1,209 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 76,271 हो गई है। भारत में भी करीब 9,43,480 केस एक्टिव हैं और 35,42,663 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में वायरस की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में आए नए केस के आंकड़ों में राजधानी में नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 4,308 नए केस सामने आए। वहीं 28 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ दिल्ली में 4,666 लोगों की मौत हो चुकी है। यह पहली बार है जब दिल्ली में एक दिन में इतने केस आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में महामारी के कुल मामले बढ़कर 2,05,482 का आंकड़ा पार कर गए हैं। फिलहाल दिल्ली में 25,416 केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण के 23,446 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 9,90,795 यानी कि 10 लाख के करीब हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। राज्य में 24 घंटे में 23,816 लोग ठीक भी हुए हैं और इसके अलावा 448 रोगियों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 28,282 हो गई है। मुंबई में 38 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 8,023 तक पहुंच गई है। आज 14,253 रोगियों के संक्रमण से उभरने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 7,715 हो गई है। अब तक 49,74,000 लोगों की जांच भी की जा चुकी है। भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी वायरस का कहर जारी है। विश्व में करीब 2,83,28,131 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से 9,13,919 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मौतों के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है। अभी तक अमेरिका में 1,96,328 लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में वायरस से 41 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,771 पर पहुंच गई है, जबकि इस महामारी के 3,112 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,93,175 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 3,035 और लोगों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 85.95% हो गई है। राज्य में भी 23,370 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित 94 और लोगों की मौत हो गई और 7,042 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 11 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमण के 2,92,029 मामले सामने आ चुके हैं।
महामारी की वजह से महीनों तक सेवा बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन, वायलेट लाइन और ग्रीन लाइन पर गुरुवार को सेवा बहाल कर दी गई। येलो लाइन और रैपिड मेट्रो लाइन पर सबसे पहले सोमवार को सेवा बहाल हुई। इसके बाद ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर बुधवार को सेवा बहाल कर दी गई। इसके अलावा आज दिल्ली में मैजेंटा लाइन पर भी मेट्रो शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली के लोगों ने भी मेट्रो में सफर करना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों पर सेवा बहाल कर दी गई है। मेट्रो सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। वाशिंगटन में इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 17वीं बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाया गया। इस वर्चुअल बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद पर प्रहार करने और सीमा पर आतंकी गतिविधियों को रोकने पर प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की आलोचना की है। भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी कर पाकिस्तान से कहा है कि वह त्वरित कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करे कि उसकी धरती से आतंकी गतिविधियों को अंजाम न दिया जाए। सीमा पर जारी तनाव को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बैठक हुई है। विदेश मंत्रियों की मुलाकात रूस में हुई है। बैठक के दौरान भारत ने एलएसी पर बढ़ते सैनिकों का मुद्दा उठाया। बैठक में सीमा पर जारी तनातनी कम करने के लिए बात हुई। दोनों के बीच तनाव कम करने के लिए 5 पॉइंट पर सहमति बनी। दोनों देश मौजूदा समझौतों का पालन करते रहेंगे। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि चीन ने जो हमारी जमीन ले ली है उसे दोबारा हासिल करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है या नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन द्वारा कब्जा की गई हमारी जमीन भी एक्ट ऑफ गॉड है। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे ने चीन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वे हद पार करने की गलती न करें। ताइवान ने स्पष्ट कहा है कि चीनी फाइटर प्लेन लगातार सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और अगर ये जारी रहा तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। बता दें कि चीनी लड़ाकू विमान कम से कम 3 बार ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं। ताइवान ने कहा है कि बुधवार और बृहस्पतिवार को 2 बार चीन के विमान उनके हवाई क्षेत्र में घुसे हैं। ताइवान ने इसे उकसाने वाली हरकत और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा करार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसे देखते हुए सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बिहार आएंगे और बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1 बजे फडणवीस और शाम 5:20 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे और संभवत सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत भी करेंगे। योगी सरकार सपा सांसद आजम खान को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम अगले 6 सालों तक चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। अब्दुल्ला आजम को 72 महीनों तक चुनाव लड़ने से डिबार करने की योजना है। लिहाजा राज्य सरकार ने इसे अपने स्तर पर ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा सचिवालय और शासन में इसकी तैयारी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से संबंध रखने वाली कंगना रनौत के मुंबई दफ्तर को तोड़ने की चारों ओर निंदा हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। शिमला में सीएम जयराम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वह गलत है। उनके खिलाफ देश भर में गुस्सा है। वहीं सीएम ने शिमला में प्रियंका गांधी के आवास पर कार्रवाई करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका के आवास को तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।